तो चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। पिछला क्लास हम नर जनगणना के बारे में पढ़ चुके थे, खत्म कर चुके थे, और आज हम कुछ नया चीजें सीखेंगे। देखिए, आज हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त होता क्या है बाबू? रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। आज रक्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि रक्त में चीजें क्या होते हैं। तो रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। चलिए देखेंगे। और रक्त का यहाँ पर हम लोग दो हिस्सा करके पढ़ते हैं कि रक्त बाबू दो हिस्सा होता है। एक होता है प्लाज्मा का हिस्सा, एक होता है रुधिराणु। जो प्लाज्मा का हिस्सा होता है बाबू, ये थोड़ा तरल होता है, और जो रुधिराणु होता है थोड़ा ठोस होता है। तो रक्त का यहाँ पर दो हिस्सा होगा, एक होगा प्लाज्मा का, एक होता है रुधिराणु। देखिए, और जो प्लाज्मा का जो हिस्सा था बाबू, यहाँ थोड़ा तरल अवस्था में होता है, उसके बाद जो रुधिराणु होता है थोड़ा ठोस होता है। ये थोड़ा ठोस होगा। चलिए अब देखिए कि रक्त का बाबू जो प्लाज्मा का भाग होता है कितना परसेंट होता है। तो रक्त में बाबू जो प्लाज्मा का भाग होता है बाबू, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होता है 55% होता है, और जो शेष भाग बचता है वो रुधिराणु को होता है। तो रुधिराणु कितना होगा? देखिए, यहाँ पर 55% तो प्लाज्मा का भाग हो गया, और बताइए यहाँ पर 55% जब प्लाज्मा का भाग हो गया तो रुधिराणु कितना बचा होगा? तो कहेंगे हम लोग सर कि यहाँ पर रुधिराणु का होगा 45% हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रक्त का हिस्सा सबसे ज्यादा किसका होता है। देखिए, रक्त का जो हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा इस प्लाज्मा का होता है। कितना परसेंट होता है वो? तो 55% होता है, और जो शेष हिस्सा बचता है उसे कहते हैं रुधिराणु का हिस्सा होता है, यानी कि 45%। तो रक्त का मैक्सिमम हिस्सा वो प्लाज्मा का होता है, और जो मिनिमम हिस्सा होता है वो रुधिराणु का होता है। और रुधिराणु वो थोड़ा ठोस होता है प्लाज्मा से, और प्लाज्मा थोड़ा सा तरल अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्लाज्मा में लगभग 90% जल पाया जाता है। इस प्लाज्मा में लगभग 90% जल पाए जाते हैं, और जो शेष 10% बचता है बाबू, इसे प्रोटीन बोलेंगे हम लोग। ये 10% क्या है वो? प्रोटीन होगा। देखिए, रक्त का सबसे मैक्सिमम हिस्सा प्लाज्मा का होता है 55%, और जो शेष बचता है बाबू रुधिराणु का हिस्सा 45% होता है। ठीक है, उसके बाद में जो प्लाज्मा में बाबू 90% जल पाए जाते हैं, और जो शेष बचेगा 10%, इसमें क्या पाया जाएगा? यहाँ पर प्रोटीन पाए जाएंगे। और देखिए, अब प्रोटीन यहाँ पर 3 हिस्सा होता है। प्रोटीन यहाँ पर 3 हिस्सा में होंगे। एक होगा बाबू फाइब्रोनोजिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है वो एंटीबॉडी। देखिए, यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो 10%। तो प्रोटीन में वो 3 हिस्सा होता है। एक होता है फाइब्रोनोजिन, एक होता है वो फाइब्रोनोजिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है वो एंटीबॉडी। देखिए, यहाँ पर वो ये तीनों क्या है? तीनों प्रोटीन होते हैं। अब चलिए देखिए, अब बाबू देखेंगे यहाँ पर रुधिराणु। तो बाबू रुधिराणु होते हैं, तो रुधिराणु का बाबू यहाँ पर 3 हिस्सा होता है। यहाँ पर देखिए, रुधिराणु का 3 हिस्सा होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट। देखिए, रुधिराणु जो होते हैं बाबू 3 हिस्सा में होते हैं। एक होता है आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट। तो अब देखिए यहाँ पर आरबीसी, तो बाबू आरबीसी का यहाँ पर जीवन काल पूछा होता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए, यहाँ पर जीवन काल, देखिए यहाँ पर आरबीसी का जीवन काल बाबू 120 दिन होता है, और उसके बाद में यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है बाबू यहाँ पर
4 दिन होता है। उसके बाद में प्लेटलेट का बाबू होता है 7 दिन। ये सब बात याद रखेंगे। रुद्राणु का बाबू 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है बाबू आरबीसी का, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट। देखिए यहाँ पर जो आरबीसी होते हैं बाबू 120 दिन जीवन का होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं 4 दिन होता है, और जो प्लेटलेट होता है 7 दिन का होता है। यही जीवन का होता है। देखिए एक सामान्य मनुष्य में आरबीसी जो होते हैं बाबू कितना होते हैं बाबू? देखिए अगर आप सामान्य मनुष्य देखेंगे तो सामान्य मनुष्य में आरबीसी कितना हुआ? यहाँ पर लगभग 50 लाख होते हैं बाबू माइक्रोलीटर होते हैं, यानी कि माइक्रोलीटर होते। एक सामान्य मनुष्य में बाबू आरबीसी की जो संख्या होता है 50 लाख माइक्रोलीटर होते हैं। उसके बाद बाबू यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी बाबू एक सामान्य मनुष्य में 10,000 माइक्रोलीटर होते हैं। 10,000 माइक्रोलीटर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेटलेट होते हैं बाबू, तो एक सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट लगभग बाबू 1.5 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। आप समझे? देखिए आप समझते हो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। और देखिए एक सामान्य मनुष्य में 50 लाख माइक्रोलीटर आरबीसी पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी बाबू 10,000 माइक्रोलीटर पाया जाता है। उसके बाद प्लेटलेट एक सामान्य मनुष्य में कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। आरबीसी को हम बोलते हैं बाबू, इस आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि बोल सकते इसको लाल रक्त कोशिका। इस आरबीसी को हम बोलते हैं बाबू लाल रक्त कोशिका भी बोल सकते हैं। देखिए इस डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल सकते हैं? श्वेत रक्त कोशिका होता है। अब देखिए अब इस प्लेटलेट को हम बोलते हैं बाबू थ्रोम्बोसाइट, या कभी कभी बोला जैसे रक्त पिटुकाणु के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं वो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इस प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, और इस प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। चलिए देखिए अब वो इसका कुछ सामान्य नाम होता है, इसका कुछ वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए यहाँ पर बाबू जो लाल रक्त कोशिका है बाबू, इसका कुछ वैज्ञानिक नाम होता है। तो लाल रक्त कोशिका को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। अगर लाल रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का होता है बाबू ल्यूकोसाइट, और इस प्लेटलेट को हम बोलते हैं मोनोसाइट। देखिए यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं बाबू। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं। इन तीनों के वैज्ञानिक देखते हैं हम। देखिए इस आरबीसी का जो होता है वैज्ञानिक नाम बाबू हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। देखिए इस आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। उसके बाद बाबू यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम बाबू यहाँ पर होता है ल्यूकोसाइट। अब देखिए यहाँ पर इस प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम बाबू यहाँ पर होता है मोनोसाइट।
मोनोसाइट। तो याद रखेंगे, देखिए इस रेड ब्लड सेल को हम वैज्ञानिक नाम से जानते हैं बाबू, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, इसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से। और जो प्लेटलेट होता है इसे मोनोसाइट के नाम से जानते हैं। ये सब बाबू सब क्या है, सब ये वैज्ञानिक नाम है तीनों का। तो अब बातें याद रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए बाबू यहाँ पर देखिए जो RBC होता है बाबू, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है, इसमें बाबू DNA की उपस्थिति नहीं होते हैं। इसमें DNA की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। आप ये बात याद रखेंगे कि RBC में DNA की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। और देखिए इस WC में बाबू जो HP होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। इस RBC में DNA की उपस्थिति नहीं होगी और इस WBC में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होगी। इसीलिए बाबू ये व्हाइट ब्लड सेल होता है, क्योंकि हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि जो चीजें होते हैं, जो ब्लड का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के मौजूदगी से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये रेड ब्लड सेल है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होगी, लेकिन बाबू इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल है, इनकी श्वेत रक्त कोशिका है। तो ये सब बात याद रखेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए बाबू जो प्लेटलेट होता है बाबू, इसका तो देखिए बाबू हम समझ ले कि जीवन काल कितना होता है, 7 दिन होता है, लेकिन इस प्लेटलेट का काम क्या है बाबू। तो देखिए ये जो प्लेटलेट होता है बाबू, हमारे ब्लड को थक्का बनाने में कार्य करता है। ये जो प्लेटलेट होता है हमारे रक्त का थक्का बनाता है। बातें याद रखेंगे, जो प्लेटलेट होता है बाबू हमारे ब्लड को थक्का बनाता है। चलिए देखिए यहाँ पर बाबू, यानी कि देखेंगे यहाँ पर जो प्लाज्मा था, जो यहाँ पर जो प्लाज्मा था, तो प्लाज्मा में बाबू यहाँ पर जो 10% जो प्रोटीन थे, या 10% जो प्रोटीन थे, 3 गो प्रोटीन था बाबू यहाँ पर। एक था फाइब्रोनो जिन था, एक था थ्रोम्बिन था, उसके बाद एक एंटीबॉडी था, एक था एंटीबॉडी था। बाबू ये तीनों के तीनों जो होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों जो प्रोटीन होते हैं बाबू, आपके जो रक्त होता है इसको थक्का बनाने में सहायक होते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्लड का थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है बाबू, तो देखिए जो ब्लड का थक्का जो प्रोटीन बनाता है बाबू, इन तीनों में से कोई एक काम कर सकता है। अगर ब्लड का थक्का बनाना होगा प्रोटीन के माध्यम से, तो बाबू यही प्रोटीन बनाएंगे। बात समझ में आई। लेकिन अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन जानेंगे, तो विटामिन हम जानते हैं, विटामिन जो होता है बाबू याद रखेंगे। अगर विटामिन पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, तो विटामिन के करेंगे। और पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है बाबू, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटीबॉडी लगाएंगे। कि एंटीबॉडी क्या करता है वो, आपके जो ब्लड का एक हिस्सा होता है वही रक्त का थक्का बनाता है। और देखिए जो प्लेटलेट होता है बाबू, ये सहायता करता है। देखिए सहायता बाबू कौन करता है, प्लेटलेट। और थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो वो एंटीबॉडी। याद रखेंगे ये सब बातें। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर आप DNA वगैरह, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारे चीजें कवर कर लेंगे, हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए इसके